हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने जो हमारे 7 लेक्चर उनको अच्छे से कंप्लीट कर दिया था, और जो 8 नंबर का लेक्चर है वो हमारा कल अधूरा रह गया था, उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कि जो बहुत सी अस्थियाँ और जो संधियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। इसके अलावा भी हमारे जो कंकाल है उसमें कुछ अंग हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे कान के ऊपरी भाग की जो अस्थि है, जो उस भाग है उसको हमें वो किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। अपने कान को सप्रेस कीजिए। क्या आप अपनी जो है आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपल्लव एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि कान के ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली है? परंतु ये अस्थि जैसा कठोर नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि मानव कंकाल में अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी क्या कर रही है? सहायता कर रही है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाइए। तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो है अपने एक हाथ की जो है मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी के अंगूठे से इसकी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप जो है अपनी ऊपरी भुजा से कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? जो ये उभरा हुआ भाग है ये क्या है? इसे हम पेशी कहते हैं। संकुचन यानी लंबाई में कमी होने के कारण पेशी उभर जाती है। जब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाते हैं तो पेशियों का क्या होता है? वे पुनः जो है ये अभी भी संकुचित अवस्था में है। चलते समय, भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इस प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां हैं जो संयुक्त रूप से कार्य करती है। जब 2 पेशियों में से कोई एक पेशी सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी जो है वो स्थिर यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। ये स्थिर अवस्था में आ जाती है और अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए ये स्थिर जो पेशी है वो सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। जबकि पहली स्थिति है वह अब स्थिर हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है अथवा धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जो हमारी जो क्या है एक अस्थि है उसको गति देने के लिए 2 जो पेशियां हैं वो संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, जिसमें एक जो अस्थि है जो संकुचित होती है तो दूसरी क्या होती है? स्थिर होती है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतुओं में किस प्रकार की गति होती है? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए अथवा घेंघे में क्या होता है? आइए तो कुछ जो जीव है, जंतु है, उसमें गतियों का अध्ययन करते हैं। तो जंतुओं की चाल, इसमें पहला है केंचुआ, जिसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स कि बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण करना है। उसको पकड़कर एक स्याही सोक यानी फिल्टर पेपर पर रखना है। इसकी गति का हमें क्या करना है? प्रेक्षण करना है। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी यानी टुकड़े पर किसी भी चिकनी सतह पर इसको रखना है तथा इसकी गति का क्या करना है? हमें प्रेक्षण करना है। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की 2 सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है?
केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटका कर रखे गए अनेक छीलों से जो छल्ले हैं उनसे बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु उनमें पेशियां होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंचुए में जो गति है वो कौन सी गति होती है। केंचुए के अंदर पेशीय गति होती है। तो अस्थियों से बनाता है, परंतु इनमें पेशियां होती है जो इनके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती है। फ्रेंड्स, चलने के दौरान केंचुआ अपने जो शरीर का पश्च भाग है उसको भूमि से जकड़े रहता है अथवा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए वे मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसे शरीर में जो है कुछ चिकने पदार्थ होते हैं जो उसके चलने में सहायता प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ये जो है अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सुक यानी बाल जैसी संरचना होती है, छोटी छोटी, जिनको हमें सुक बोलते हैं। ये सुक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सुक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूती प्रदान करते हैं यानी मजबूत बनाए रखते हैं। तो केंचुआ जो है वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, अपने शरीर में अनपचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। केंचुए के द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। तो हमने ये केंचुए की चाल थी उसके बारे में पढ़ा, और जो केंचुए का उपयोग था उसके बारे में पढ़ा कि ये जो मिट्टी को खोखला बनाकर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल कर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब जो नेक्स्ट गति है वो किसकी है, उसकी है घोंगा। तो इसको भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, किसी बगीचे में एक जो घोंगा है उसको पकड़ना है। क्या आपने उसकी पीठ पर एक गोल संरचना देखी है? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये गोल संरचना, ये जो डायग्राम है वो किसका है, घोंगा का है, और उसके पीठ के ऊपर ये एक गोल संरचना है। इसे कवच कहते हैं। जो गोल संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कवच कहते हैं। और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में भी कोई सहायता नहीं देता है। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका निरीक्षण कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब ये चलना प्रारंभ करता है तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथ से ऊपर की ओर उठाकर जो कांच पर इसकी गति है उसके चलने का हमें निरीक्षण करना है। कवच का एक छेद खुलने पर इसमें से मोटी जो मांसल संरचना है वो बाहर निकलती है। जो मोटी मांसल संरचना है वो क्या होता है, इसका सिर होता है जो बाहर निकलता है। मोटी संरचना इसके पाद यानी पैर है जो कि दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानीपूर्वक कांच की प्लेट को एक जो है और थोड़ा सा झुकाना है। पैर को लहरदार जो गति है वो हमें दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है। अब नेक्स्ट है हमारा तिलचट्टा यानी कॉकरोच। अभी इसको हम देखते हैं कि जो कॉकरोच है उसकी गति किस प्रकार होती है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया फिर से कि जो केंचुए है इसमें कितने जोड़ी पैर होते हैं। केंचुए में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पीछे वाले जो पैर है वो क्या होते हैं, चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती हैं। पैर की पेशी उन्हें चलने में सहायता करती है और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति प्रदान करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था केंचुए की गति।
और अब है जो है नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, पक्षियों की गति की पक्षी जो है वो किस प्रकार गति करती हैं, उसको भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। पक्षी जो है वो उड़ भी सकते हैं और भूमि पर चल भी सकते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जो हैं वो जल में तैर भी सकते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि इनका जो शरीर है वो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो इनकी जो अस्थियां हैं उसमें वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं और ये हल्की होती हैं, इसके कारण जो है ये आसानी से उड़ पाते हैं। पश्चपाद यानी पैर की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की जो अस्थियां हैं वो रूपांतरित होकर पक्षियों के जो पंख हैं उनमें रूपांतरित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कंधे की अस्थि मजबूत होती है। वक्ष की जो अस्थियां हैं उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित हो जाती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता प्रदान करती है। ये हमें जो है पक्षी का एक कंकाल दिया गया है। इसमें ये जो है इसकी पंख वाली पेशी है और ये इसके पैरों की पेशियां हैं और ये इसके शरीर की कुछ ये अस्थियां हैं, ये पंख की अस्थियां हैं, ये पैर की अस्थियां हैं और ये इसके शरीर की कुछ अन्य अस्थियां इस डायग्राम में हमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है मछली। अब हम देखते हैं कि मछली जो है वो जल में किस प्रकार की गति करती है। तो इसको पहले हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि फ्रेंड्स, आप जो है कागज़ की एक नाव बनाकर उसे पानी में इस प्रकार रखिए कि उसका जो नुकीला सिरा यानी जो नोक वाला भाग है वो आगे की ओर रहे और उसे धीरे से जो है धक्का दीजिए। तो ऐसा करने पर जो किश्ती है वो जल में आगे की ओर तेज़ी से चली जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का देते हैं कि जो चौड़े वाला भाग है वो जल में आगे की ओर जाए। तो क्या अभी जो किश्ती है वो सरलता से जल में आगे की ओर जा पाती है, जो नाव है वो। तो अब ये जो जल में गति नहीं कर पाती है। तो आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है। जो नाव की आकृति है वो मछली की जो आकृति होती है उसकी तरह होती है, जो आगे से नुकीली, बीच में से थोड़ी चौड़ी और पीछे से फिर से नुकीली। तो मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, धारा रेखीय आकृति कहते हैं। इनकी विशेष आकृति के कारण जल में इधर उधर जो है वो बहकर निकल जाती है। जो शरीर की जो धारा रेखीय जो आकृति होती है उसके कारण ही मछलियां हैं जो जल में इधर उधर तैरकर आसानी से निकल पाती है। मछली का कंकाल जो है वो दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ जो है इसकी विपरीत दिशा में मुड़ता है। जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिया गया है कि जो इसका मुंह है वो इस दिशा में मुड़ेगा तो इसकी पूंछ जो है वो इस दिशा में मुड़ेगी, यानी ये एक लहरदार गति करती है। मछली जो है इस चित्र में दिए अनुसार अपने शरीर को मोड़ती है तो तीव्र से उसकी पूंछ जो है वो दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इसे में एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार की क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है। पूंछ के पंख इस प्रकार कार्य करने में सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण का कार्य करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों पर इन पंखों की तरह इनके विशेष अरित्र यानी फ्लिपर्स पहनते हैं जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट गति है वो है सांप की गति। सर्प कैसे चलते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि सर्प कैसे चलते हैं। क्या आपने कभी जो सांप है उसको फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या ये सीधा चलता है? तो जो सर्प है उसका मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। फ्रेंड्स, ये परस्पर आपस में जुड़ी होती है। जो शरीर की जो पेशियां होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक बल्लियों के में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक बल्ले उससे आगे की ओर धकेलता है। तो फ्रेंड्स, इसका शरीर अनेक बल्ले से बनता है और प्रत्येक बल्ले है जो है आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प जो है बहुत तेजी से गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखीय नहीं चलता है।
फ्रेंड्स, हमने देखा कि विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने के लिए अस्थियां एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली तथा बीजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गति से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार अपने मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी बुक, उनकी जो प्रसिद्ध जो दार्शनिक हैं अरस्तु, उनकी एक बुक है गेट ऑफ एनिमल्स में अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग होते हैं, क्या यह विशेष अंग उन जंतुओं को की विशेष गति करने में किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न जंतुओं के शरीर अंगों में क्या समानताएं, क्या विभिन्नताएं होती है। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं। बहुत से जंतु समपादी होते हैं, क्यों। हमारे पैरों में मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हम में से कुछ और भी प्रश्नों के उत्तर है जो हमें खोजने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये हमारा लेक्चर ख़त्म कर लिया है। अब हमें जो इसका सारांश है वो देखते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। ये शरीर का पिंजर बनाते हैं और इसके में एक आकृति भी देते हैं। कंकाल चलने में सहायता और आंतरिक जो अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थियाँ, कंधे का जो श्रेणी मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है। पेशियों को जोड़ने में एकांतर क्रम में सिकुड़ने तथा फैलने से अस्थियाँ गति प्रदान करती हैं। अस्थि की संधियाँ हैं अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़ी पेशियाँ शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टा हमारे शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियाँ 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों की बनी होती है जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता प्रदान करती है। केंचुए में गति शरीर की जो पेशियाँ हैं उनके बारी बारी विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अंत सतह पर सुख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करते हैं। घोंघा जो है पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तो सो फ्रेंड्स, हमारा ये था आज का लेक्चर और हमने इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आप सभी को ये वे अच्छे से समझ में आ गया है कि हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार की गतियाँ किस प्रकार से होती है। तो अगर आपको समझ में आया और कोई डाउट रह गया है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।